हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम सैम्पल पेपर 2022 के लेके आए हैं। जो इसके पहले की वीडियो हमने सैम्पल पेपर फर्स्ट समझा चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सैम्पल पेपर 2 बता रहे हैं। सैम्पल पेपर 2022 कक्षा 8वीं के लिए है। विषय क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान। विषय कौन सा है? सामाजिक विज्ञान का हम सैम्पल पेपर लेके आए हैं। इसके माध्यम से हम आपको जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो सेट बनाए गए हैं, उन सेटों के पेपरों को बता रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको बता दिए हैं सैम्पल प्रश्न पत्र 1, ये सैम्पल प्रश्न पत्र 2 है, जिसके द्वारा बनाया गया राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी सैम्पल प्रश्न पत्रों का हल सहित संग्रह है। ये सैम्पल प्रश्न पत्र 2 है। वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान। ये 3 घंटे का रहेगा। देखिए, अब इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न है सही हल कीजिए। देखिए, नोट में दिया है सभी प्रश्न हल कीजिए। नंबर 2 दिया है प्रश्न क्रमांक 5 में आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो अब इसे हम हल करते हैं। इसका हम थोड़ा आकार को बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विकल्प नंबर 1 क्या कह रहा है? विकल्प नंबर 1, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं है? प्रश्न क्या है इसमें? कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसमें बेल्लोर। किसका? बेल्लोर का। फिर सेकंड देखिए, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित की गई है। तो जो वयस्क मताधिकार है उसके लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगला विकल्प देखिए क्या है अगला? मृदा उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? जलवायु, ह्यूमस, मनुष्य, मूल चट्टानी पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए जलवायु सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? जलवायु। ह्यूमस भी है, मूल चट्टानी पदार्थ भी और मनुष्य भी, लेकिन सबसे ज़्यादा उपजाऊ बनाने की आवश्यकता पड़ना है जलवायु की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी वंदे मातरम गीत की रचना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? विद्यालय के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु कोर का गठन किया गया। किस कोर का गठन किया गया? तो वह इसका आंसर है नेशनल कैडेट कोर। कौन सा आ जाएगा? नेशनल कैडेट कोर। और इसके आंसर यहाँ पे आपको दिए हैं पांचों के। देखिए, बेल्लोर, 18 वर्ष, जलवायु, चौथे का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और नेशनल कैडेट कोर। तो इस प्रकार से आपके ये 5 विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत खालिस्तान कहलाते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत कहलाते हैं। सेकंड देखिए, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। किसका की थी? इंडियन एसोसिएशन। कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में अंटार्कटिका है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? यहाँ पे आ जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। फिर चौथा देखिए, धरातल और मानचित्र के बीच के अनुपातिक संबंध को खालिस्तान कहते हैं। धरातल और मानचित्र बीच के अनुपातिक संबंध को पैमाना या मापक कहते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पैमाना या मापक। इस प्रकार से ये चारों खालिस्तान यहाँ पे कंप्लीट हुए। आप उनके एक एक के आंसर देख सकते हैं। पहले का आंसर दिया देखिए वलित पर्वत, दूसरे का इंडियन एसोसिएशन, तीसरे का दक्षिणी, और चौथे का पैमाने या मापक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला प्रश्न देखिए,
पेरी का मैदान किसे कहते हैं? पेरी का मैदान किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका के एक क्षेत्र को पेरी का मैदान कहते हैं। किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका के एक क्षेत्र को पेरी का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, काकोरी कांड क्या था? इसका आंसर देख लेते हैं हम। काकोरी कांड क्या था? तो इसका उत्तर होगा क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। जो क्रांतिकारी थे उनको अपनी गतिविधि को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। अतः 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। कब? सन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। बहुत सिंपल आंसर है, काकोरी कांड किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। और धन की आवश्यकता के लिए उन्होंने क्या किया? 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहते हैं। इस घटना के लिए दोषी मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, वैश्वीकरण के कोई 3 लाभ बताइए। तो वैश्वीकरण के लाभ, पहला लाभ, वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। वैश्वीकरण से क्या होता है? पूंजी का प्रभाव बढ़ जाता है। फिर दूसरा, वैश्वीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर अगला तीसरा बताएं, देखिए तीसरा कारण बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते हैं? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में संयोजन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना। विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन कहलाता है। जैसे साइकिल के पहिए, हैंडल, सीट, चैन एवं अन्य भागों को जोड़कर तो तैयार की। साइकिल को क्या करते हैं? साइकिल को जैसे पहियों को जोड़े, हैंडल, सीट, चैन एवं अन्य भागों को जोड़कर तैयार किया जाता है। तो क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन है। उदाहरण बता सकते हैं, जैसे पहिए, हैंडल, सीट, चैन एवं अन्य भागों को जोड़कर हमने क्या किया? एक संयोजन करके एक साइकिल तैयार कर दी है। तो इस प्रकार से आपका 6वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? तो इसका उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड ने तुर्की को क्या किया? पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। ये प्रश्न हमने एडगेट अभ्यास पुस्तिका में भी इसका उत्तर बताए थे, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध में जो क्या हुआ था, इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किया, खलीफा को उसके पद से हटा दिया या उसके पद से हटाने के लिए निर्णय लिया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की। भारत में 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की खलीफा
को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी ने एवं कांग्रेस कमेटी ने या कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ इसका। इसी का प्रश्न नंबर 2 दिया, पंचशील के नियम बताइए। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेना। पंचशील के 5 नियम होते हैं और पंचशील किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का आदर करना पहला नियम हो गया या सिद्धांत हुआ। अनाक्रमण दूसरा। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। और चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस प्रकार ये पंचशील के 5 सिद्धांत आपको बता दिए, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया के जलवायु का वर्णन कीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु उसका हमको वर्णन करना है, तो उसका वर्णन कैसे करेंगे? देखिए उसका उत्तर, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, अतः यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत मई जून में शीत ऋतु तथा दिसंबर जनवरी में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है, शेष मध्य और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिण तटीय क्षेत्रों में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु का वर्णन हो गया। एक बार इसको हम बता दे रहे हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, अतः यहाँ उत्तरी गोलार्ध के विपरीत मई जून में शीत ऋतु तथा दिसंबर जनवरी में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है, शेष मध्य और पश्चिम भाग पर शुष्क रह जाते हैं। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिण तटीय क्षेत्रों में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर हम इधर बता रहे हैं आपको। इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में चलाए गए विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, भारतीय समाज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत हुई। जो 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव क्या बताया हमने? भारतीय समाज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत हुई। दूसरा, आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई। तीसरा, देश में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। ये क्या हो गया? 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का समाज पर प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, एक साइड क्रमांक लिख देंगे, फिर लाइन खींचेंगे खड़ी, और खरीफ की फसल, रबी की फसल, इस प्रकार से आप डिवाइड कर देंगे और नंबर 1 लिखेंगे। खरीफ की फसल के नीचे यह फसल जुलाई माह में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जुलाई माह में। और रबी की फसल नवंबर माह में बोई जाती है। फिर दूसरा देखिए, खरीफ की मुख्य फसलें सोयाबीन, मक्का, कपास, धान, गन्ना आदि, और रबी की गेहूँ, चना, मसूर, मटर आदि। आप ये भी देना, क्योंकि अपन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो हमें मालूम है कि जुलाई माह में कौन सी फसल बोई जाती है? सोयाबीन, मक्का, कपास, धान, गन्ना। और नवंबर माह में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, जो अभी काटी जा रही हैं। और देखिए, खरीफ की फसल के लिए वर्षा के पानी से सिंचाई होती है, और रबी की फसल के लिए सिंचाई कहाँ से होती है? रबी की फसल के लिए कुएँ, तालाब, नहरें एवं नलकूप से की जाती है। तो इस प्रकार से आपकी खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताया आपको। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, थल सेना वर्ग के पद क्रम सूची का चार्ट बनाइए। इसके पहले कि जो प्रश्न पत्र में हमने वायुसेना का बताया था, ये किसका है? थल सेना का। अब देखिए, थल सेना में सबसे नीचे से चलते हैं। सबसे नीचे क्या होता है? लेफ्टिनेंट होता है। लेफ्टिनेंट के बाद क्या होता है? कैप्टन होता है। देखिए कैप्टन के बाद मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कौन होता है? कर्नल होता है। फिर ब्रिगेडियर होता है, उसके ऊपर मेजर जनरल रहता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट होता है, फिर जनरल होता है। तो ये हमने थल सेना का अधिकारी वर्ग का पदक्रम कहाँ से चालू की? नीचे से। तो ये आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने आपको? देखिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट, देखिए लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर,
मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। इस प्रकार नीचे से हम ऊपर के क्रम में चले। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न यहाँ से थल सेना, जल सेना और वायु सेना में से एक कन्फर्म है आपको आना है, अधिकारी वर्ग के पद क्रम। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक इसी का 7वां, उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? किसी का एक का वर्ण कीजिए। उद्योगों के प्रमुख अवयव पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम है। पूंजी उद्योगों का आधार है, पूंजी के अभाव में उद्योग चलाना असंभव है। दूसरा कच्चा माल, कच्चा माल का उद्योग का महत्वपूर्ण अवयव है, इसके बिना उद्योग में उत्पादन संभव ही नहीं है। और प्रौद्योगिकी भी बहुत जरूरी है, प्रौद्योगिकी के बिना भी संभव नहीं है यदि वस्तुएं मशीन द्वारा उत्पन्न हो तथा नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। और यदि ये सभी है लेकिन श्रम नहीं है तो भी उद्योग को चलाना संभव नहीं है। इसलिए श्रम उद्योग का महत्वपूर्ण अवयव है। पूंजी हो, कच्चा माल हो और प्रौद्योगिकी हो, परंतु श्रम शक्ति के अभाव में उद्योग में उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है जिसमें बताया 100 से 120 शब्दों तक उत्तर लिखना है। तो देखिए उसके पहला प्रश्न क्या है। उसका पहला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए इसका उत्तर है, श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से संबद्ध रही। तिलक 1914 ईस्वी में वर्मा के निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था। पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूला भाई देसाई आदि होम रूल आंदोलन सोसाइटी के सदस्य थे। इस आंदोलन के प्रभाव का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसके भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए गए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए। आंदोलनकारी का कठोरता से दमन किया। यदि आपको ये एक प्रश्न हो गया, इसके 8वें में दिया है, यदि ये प्रश्न बनता है तो ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। यदि वह नहीं बनता आपको तो आप उसके 8वें का देख लीजिए। क्या कह रहा है, स्वराज दल का गठन किसने किया, इसके 5 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो देखिए स्वराज दल का गठन किसने किया था, असहयोग आंदोलन के स्थगन यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद स्थगन के बाद की प्रक्रिया फलस्वरूप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किसका गठन किया था, स्वराज दल का। और स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, स्वराज्य प्राप्त करना। पहला उद्देश्य तो उसी शब्द से बन गया, स्वराज्य प्राप्त करना। फिर उसके बाद उसका दूसरा क्या बताया, दूसरा उद्देश्य देखिए, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। क्या था, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। तीसरा, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। चौथा, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। पांचवा, चुनाव लड़कर काउंसिलों का में प्रवेश करना। ये प्रश्न जो हमने आपको जो सैम्पल पेपर पहले में बताया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, इसके गठन के 4 उद्देश्य बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो देखिए उसका उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी विश्व के राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व ही विनाश के गर्त में चला जाएगा। देखिए हमारे देश में विश्व में 2 युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी विश्व की राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व ही विनाश के गर्त में चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अतः यह विचार किया कि ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि भविष्य में अब कोई युद्ध ना हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसके 2 वर्ष 45 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 में, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने के 2 वर्ष पहले।
तो ये ध्यान रखने के लिए आपको एक बताया कि 1945 में किसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके 4 उद्देश्य क्या थे, इसके 4 उद्देश्य देखिए। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। अगला दूसरा नंबर बताए, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान अभिवृद्धि करना। इसके बाद चौथा देखिए, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना। तो ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, 4 उद्देश्य, और कारण बता दिए थे क्यों क्या कारण था जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और कब की गई। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला, यदि आपको ये प्रश्न नहीं बनता तो अथवे का उत्तर दे सकते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसे रोकने के 3 उपाय बताइए। तो आपको मालूम है जल प्रदूषण का पहला कारण मल, घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल मूत्र को नदियों एवं जलाशयों में डाला जाता है। तो पहला कारण हो गया मल। दूसरा, घरेलू अपमार्जक, जैसे घरेलू अपमार्जक में घरों, होटलों में बर्तनों, फर्श व कपड़ों की सफाई करने में साबुन और अपमार्जकों का प्रयोग करना, ये भी क्या है, जल प्रदूषण कारण। फिर औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी है उसका कारण। विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। उद्योगों से निकले जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। ये प्रदूषित जल सीधे नदी तालाब में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। अब इनको रोकने के उपाय भी मालूम होने चाहिए। तो उद्योगों के रसायन एवं गंदे अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधे ना डाला जाए, पहला कारण उपाय हो गया। इसका दूसरा उपाय देखिए, दूसरा उपाय क्या बताए, शवों को विद्युत शवदाह गृहों में जलाया जाए। यानी कि जो व्यक्ति मृत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे जलाते हैं और उसकी राख को कहाँ बहा देते हैं, नदी में या तालाब में। वह जल क्या कर रहा है, जल को प्रदूषित करता है। तो उसके लिए हम क्या करें, जो विद्युत शवदाह होते हैं, विद्युत में शरीर को गलाने वाले जो ग्रह होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए, शवों को विद्युत शव गृहों में जलाना चाहिए। पेयजलों स्रोतों में ना स्वयं नहाएं और ना पशुओं को नहलाएं। जो पेयजल है, जहाँ पानी पीते हैं, वहाँ ना हम स्वयं नहाएं और ना पशुओं को नहलाएं। खुले मैदान में शौच ना करें। ये क्या है, उसको हम रोकने के उपाय हैं। इसके बाद देखिए, वी आकार की नदी घाटी के समुच्चय रेखाओं को द्वारा दर्शाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप अच्छे से ही कर लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको वी आकार की घाटी, विकास की नदी घाटी की समुच्चय रेखाओं को बताना। तो इस प्रकार से चित्र बना देंगे और यहाँ बता देंगे कि कहाँ तक कितनी ऊंचाई तक है। फिर ये समुच्चय रेखाएं बना दी है आपने, और इस प्रकार से डैश डैश बिंदी बिंदी जो जल की बना दी है, इस प्रकार से इसका चित्र बना देंगे तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये वी आकार की नदी घाटी हो गई। आप इसका अध्ययन अपनी पुस्तक से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पठार की समुच्चय रेखाओं, तो ये पठार की समुच्चय रेखाएं, ये भी आप बता सकते हैं। तो आपको ये वाला वी आकार वाला कीजिए या पठार वाला कीजिए, दोनों में से एक करना है, और दोनों सरल है। पेपर में इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र को बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये रेखा मानचित्र है। इसमें जो आपको दिया, मकर रेखा, कैनबरा, आयल झील, प्रशांत महासागर, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कार्पेट्रोरिया की खाड़ी, मरे नदी, और उसके बाद अथवे में ये दिए हुए हैं। तो यहाँ से दोनों में से किसी एक को क्या करना है, हमको इस नक्शे में भरना है। हमारा नक्शा कैसा रहेगा, कोरा रहेगा, और उसमें हमको इनको भरना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्नों को आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ये है आपके, इन्हें नोट कर लीजिए और कैसे भरना है आप नक्शे में भर के लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये पापुआ न्यू गिनी है, कार्मेट्रिया की खाड़ी यहाँ पे है, गेट डिवाइडिंग रेंज ये है, ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल सागर है, डार्लिंग नदी है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, भेड़ पालन क्षेत्र यहाँ पे है। देखिए ये मरे नदी है, डाउन्स घास का मैदान, तस्मानिया यहाँ पे है, प्रशांत महासागर, और न्यूजीलैंड द्वीप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप नक्शे में जैसे यहाँ पे हमने भर के बताए हैं, आप भी उसे भर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप नक्शा, आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शे को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये प्रश्न लास्ट था, समाप्त हुआ। यदि आपको ये प्रश्न पत्र समझ आया हो और आपको इसी प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी करना है,
हम आपको एक नहीं 6 ऐसे सैम्पल पेपर बताएंगे और इन्हीं 6 सैम्पल पेपरों में से आपको पेपर में आना निश्चित है। इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।